Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी के कक्षा 11 की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के दूसरे अध्याय भारतीय संविधान में अधिकार की गहराई में उतर रही हैं। ये अध्याय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए कह सकते हैं कि एक तरह से नींव का पत्थर है। एकदम सही कहा। हमारे पास स्रोत के तौर पर ये एनसीईआरटी की किताब तो है ही, साथ में हम सिविल सेवा परीक्षा के कुछ पुराने सवालों यानी PYQs को भी देखेंगे। हमारा मिशन सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि अधिकार क्या है, बल्कि ये समझना है कि संविधान सभा की बहसों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के कमरों तक इन अधिकारों ने कैसे जिंदगी का रूप लिया है। और इस जरूरी चर्चा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहें, तो YouTube पर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय PPP चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी विचार करें। आपका छोटा सा योगदान हमें बहुत मदद करता है। तो फिर इस गहरे समंदर में गोता लगाया जाए। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कागज पर लिखे ये शब्द असल जिंदगी में एक नागरिक के लिए सुरक्षा कवच कैसे बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बुनियादी सवाल, किसी भी देश के संविधान में अधिकारों की एक लिस्ट, जिसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, होती ही क्यों है? एनसीईआरटी कहता है कि ये सरकार की ताकत पर लगाम लगाती है। ये नागरिक को बताती है कि सरकार आपके साथ क्या नहीं कर सकती। ये बात तो है, लेकिन ये सिर्फ लगाम नहीं है, ये एक वादा भी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही ये महसूस कर लिया था कि आज़ाद भारत में सिर्फ अंग्रेजों की जगह भारतीय शासक नहीं लाने हैं, बल्कि शासन का चरित्र ही बदलना है। अच्छा, इसीलिए 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में ही एक अधिकार पत्र की मांग की गई थी। और जब संविधान सभा में इन अधिकारों पर बहस हो रही थी तो सब कुछ इतना सीधा नहीं था। मुझे स्रोत में सोमनाथ लाहिरी का जिक्र बहुत दिलचस्प लगा। वो इन अधिकारों को लेकर थोड़े शंकित थे। हाँ, उन्हें लगता था कि इन्हें इस तरह से लिखा गया है कि एक हाथ से अधिकार दिए जा रहे हैं और दूसरे हाथ से पुलिस को उन्हें छीनने की ताकत भी दी जा रही है। आपने नस पकड़ लिए। लाहिरी का डर निराधार नहीं था। उन्होंने उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जैसे शब्दों में एक खतरा देखा। उन्हें लगा कि ये शब्द सरकार को अधिकार वापस लेने का एक आसान रास्ता दे देंगे। और यहीं पर हमें संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का वो संतुलन देखने को मिलता है। कैसा संतुलन? वो एक तरफ व्यक्ति की आजादी को सबसे ऊपर रख रहे थे, तो दूसरी तरफ राष्ट्र की एकता और सुरक्षा की चिंता भी कर रहे थे। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का, स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच का यही तनाव आज भी हमारी राजनीति और कानून का केंद्र बिंदु है। मतलब ये बहस आज भी जिंदा है। तो चलिए इसी के साथ संविधान के दिए सबसे पहले और शायद सबसे क्रांतिकारी अधिकार पर आते हैं, समानता का अधिकार। बिल्कुल, अनुच्छेद 14 से 18 तक फैलाया अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है। और अनुच्छेद 14 में ही एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात छिपी है, जिस पर यूपीएससी अक्सर सवाल पूछता है। कौन सी बात? ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं नहीं। हाँ, यहाँ पर मामला थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता, ये विचार ब्रिटिश है जी। ये एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, कानून से ऊपर नहीं है। एकदम सही। ये राज्य को कुछ भी मनमाना करने से रोकता है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी कानूनों का समान संरक्षण का विचार अमेरिकन है और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। अच्छा, इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये राज्य को इजाजत देता है कि वो अलग अलग समूहों की जरूरतों को देखते हुए उनके लिए अलग अलग कानून बना सकता है, ताकि असल में समानता स्थापित हो सके। बिल्कुल, आरक्षण का आधार यही सिद्धांत है। और यहीं से विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जुड़ता है। हमारे स्रोत में 2013 के सिविल सेवा परीक्षा का एक प्रश्न है जो इसी के बारे में था। सवाल सिर्फ परिभाषा नहीं पूछता, वो ये परखता है कि आप रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ के फर्क को समझते हैं या नहीं। बहुत बढ़िया कनेक्शन है।
रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि शासन कानून के हिसाब से चलेगा, जबकि रूल बाय लॉ का मतलब हो सकता है कि शासक अपनी मनमानी को ही कानून का जामा पहना दे। और अनुच्छेद 14 असली रूल ऑफ लॉ को स्थापित करता है। एकदम। और ये समानता सिर्फ कानूनी नहीं है, सामाजिक भी है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाता है। ये सिर्फ कानूनी प्रावधान नहीं थे, ये हजारों साल पुरानी सामाजिक कुरीतियों पर सीधा प्रहार था। बिल्कुल। इसी में अनुच्छेद 18 भी है, जो महाराजा या राय बहादुर जैसी उपाधियों को खत्म करता है। ये पढ़कर मुझे लगा कि कितना प्रतीकात्मक लेकिन शक्तिशाली कदम था। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये उस सामंती सामाजिक ढांचे पर हमला था। सही कहा आपने। उनका लक्ष्य एक ऐसी नागरिकता का निर्माण करना था जहां व्यक्ति की पहचान उसके जन्म या उपाधि से नहीं, बल्कि उसके कर्म और संविधान के तहत एक बराबर नागरिक होने से हो। तो समानता की नींव रखने के बाद संविधान हमें वो अधिकार देता है जो एक लोकतंत्र को जीवंत बनाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल। और इसका दिल है अनुच्छेद 19। हाँ, अनुच्छेद 19A ने हमें 6 तरह की आजादियां देता है। बोलने और अभिव्यक्ति की, शांति से सभा करने की, संघ बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की और कोई भी पेशा या व्यापार करने की। ये वो आजादियां हैं जो हमें एक नागरिक के तौर पर सक्रिय बनाती हैं। लेकिन यहीं पर सोमनाथ लाहिरी वाली बात फिर से सामने आती है। ये सभी आजादियां असीमित नहीं हैं। इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और यहीं पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। ये कैसे तय होता है कि कौन सा प्रतिबंध उचित है और कौन सा नहीं? ये $1 मिलियन का सवाल है। संविधान खुद कुछ आधार बताता है, जैसे देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता। जी। लेकिन कोई भी प्रतिबंध इन आधारों पर उचित है या नहीं, इसका अंतिम फैसला न्यायपालिका करती है। इसका मतलब है कि सरकार मनमाने ढंग से हमारी आजादी पर रोक नहीं लगा सकती। उसे कोर्ट को ये साबित करना होगा कि जो प्रतिबंध लगाया गया है वो जरूरी है और जिस मकसद के लिए लगाया गया है उसके अनुपात में है। बिल्कुल। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समय के साथ कोर्ट ने बताया है कि अभिव्यक्ति की आजादी में प्रेस की आजादी और सूचना का अधिकार भी शामिल है। तो ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जिसकी व्याख्या समय के साथ विकसित होती है। एकदम। और इन स्वतंत्रताओं के बाद हम उस अधिकार पर आते हैं जिसे कई विशेषज्ञ मौलिक अधिकारों का भी मौलिक अधिकार मानते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अनुच्छेद की कहानी भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका के विकास की कहानी है। शुरू में ए.के. गोपालन मामले में, जो 1950 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत संकीर्ण व्याख्या की। संकीर्ण मतलब? कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो वो सही है। मतलब अगर कानून बना है तो प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। कानून अच्छा है या बुरा, ये कोर्ट नहीं देखेगा। अरे ये तो बहुत खतरनाक व्याख्या लगती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि संसद कोई भी दमनकारी कानून बनाकर किसी की भी आजादी छीन सकती है। और ऐसा हुआ भी, खासकर इमरजेंसी के दौरान। लेकिन फिर आया ऐतिहासिक मेनका गांधी मामला 1978 में। इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया काफी नहीं है, वो प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। यानी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। जी। इस तरह कोर्ट ने अमेरिकी संविधान के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को भारतीय कानून में शामिल कर लिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट न सिर्फ ये देखेगा कि कानून का पालन हुआ है, बल्कि ये भी देखेगा कि वो कानून खुद में सही है या नहीं। इसने तो अनुच्छेद 21 का दायरा असीमित कर दिया होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। इसी एक फैसले के बाद जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं रह गया। तो क्या बन गया? इसमें शामिल हो गया गरिमा के साथ जीने का अधिकार। और इसी की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, पुट्टास्वामी केस 2017 वाला, हाँ, और यहाँ तक कि सोने का अधिकार भी शामिल कर दिया है। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे न्यायपालिका ने संविधान को लोगों की जरूरतों और समय के हिसाब से ढाला है। ये सच में अद्भुत है। तो हमने समानता, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को समझ लिया। लेकिन अगर सरकार इन अधिकारों का हनन करे तो क्या?
सिर्फ लिख देना तो काफी नहीं है, यहीं पर शायद संविधान का सुरक्षा वॉल्व आता है। एकदम। और वो सुरक्षा वॉल्व है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। सही बात है। ये वो अधिकार है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है। इसके तहत अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट यानी रिट्स जारी करता है ना? जी। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश वगैरह। जी हाँ, ये बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं। लेकिन 1970 के दशक के अंत में न्यायपालिका ने महसूस किया कि बहुत से गरीब और अशिक्षित लोग जिनके अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन होता है, वो तो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या है। इसी समस्या को दूर करने के लिए जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जन्म हुआ। अब ये वो विषय है जिसके उदाहरण सच में आंखें खोल देते हैं। एनसीईआरटी की किताब में हुसैनारा खातून बनाम बिहार का मामला दिया गया है। जरा सोचिए, हजारों विचाराधीन कैदी जेलों में बंद थे। कई तो अपनी सजा से भी ज्यादा समय काट चुके थे। उन्हें सिस्टम ने भुला दिया था। और तब एक अखबार की खबर के आधार पर एक वकील ने याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जिससे लगभग 40,000 कैदियों की रिहाई हुई। 40,000? जी, ये है पीआईएल की ताकत। इसने लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम को बदल दिया। यानी अब जरूरी नहीं कि सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही कोर्ट आए। समाज का कोई भी व्यक्ति या संस्था जनहित में कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। बिल्कुल, ये बात तो सच है। इसने न्याय को बहुत सुलभ बनाया है। लेकिन कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि पीआईएल की वजह से न्यायिक अतिरेक यानी जुडिशियल ओवररीच बढ़ा है। मतलब न्यायपालिका सरकार और विधायिका के काम में दखल दे रही है। इस चिंता में कितना दम है? ये एक बहुत ही वैध चिंता है और इस पर लगातार बहस होती रहती है। इसे ही न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिरेक की बहस कहते हैं। जब न्यायपालिका को लगता है कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में पीछे है, तो वो आगे बढ़कर निर्देश देती है। ये न्यायिक सक्रियता है। और अतिरेक? लेकिन जब वो नीति निर्माण के ऐसे क्षेत्रों में घुसने लगे जो विशुद्ध रूप से सरकार का काम है, जैसे दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाना या हाईवे पर शराब की दुकानें बंद करना, तो उस पर अतिरेक का आरोप लगता है। ये एक बहुत महीन रेखा है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है नागरिक, सरकार और न्यायपालिका के बीच। बिल्कुल। पहला बड़ा टेकअवे ये है कि अधिकार निरपेक्ष नहीं है। वे स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन साधते हैं। दूसरा, हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जिसे न्यायपालिका ने अपनी व्याख्याओं से समय के साथ और भी ज्यादा प्रासंगिक और शक्तिशाली बनाया है, खासकर अनुच्छेद 21 के मामले में। जी। और तीसरा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सिर्फ अनुच्छेदों को रटना काफी नहीं है। उनके पीछे का दर्शन, संविधान सभा की बहसें और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले समझना ज्यादा जरूरी है। सवाल वहीं से बनते हैं। इस चर्चा का सार यही है, अधिकार वो कसौटी हैं जिस पर हम अपने लोकतंत्र के स्वास्थ्य को परखते हैं। तो अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। लेकिन क्या हमारा समाज असल में बराबरी और गरिमा के उस आदर्श को जी पा रहा है? संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक वास्तविकता के बीच की इस खाई को कैसे पाटा जा सकता है? इस पर जरूर सोचेगा। एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिसके जवाब हम सबको मिलकर खोजने होंगे। चलते चलते एक बार फिर याद दिला दें, हमारे काम को समर्थन देने के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.